द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा 77 जो होता है वो अपनी स्टेल्थ मोड को अपने हाई लेवल तक पहुंचा देता है और उसके बाद सोमा से कहता है क्या तुम अभी मुझे देख पा रही हो। तो इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है थोड़ी देर सोचता है, फिर साथ ही आगे बढ़ता है, उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब, तुम जहाँ पर बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ या नहीं। इसी के साथ ही 77 जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसी भी एंगल से कोई एलीट मास्टर नहीं दिखाई देता, तो फिर यहाँ पर मुझे देख कैसे सकता है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर मेरे पर अपने नाइफ्स फेंके जब तुमने मुझे देखा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें जहाँ पर एक सबक सीखने की जरूरत है, तुम्हें जहाँ पर किसी के ऊपर भी इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए, तो अब मैं जहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। 77 अपने मार्बल्स निकाल लेता है और इसी के साथ ही हमारे सोमा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर है। तुम्हारा सोमा से कहता है कि हाँ ये बात तो है कि कोई मैं काफी ज्यादा गुड लुकिंग हूँ, यानी मैं काफी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, इसी वजह से तुम इस बारे में ये कह रहे हो। तो 77 जो होता है अपने एक मार्बल को सामने की तरफ फेंकता है गोल दायरे की शक्ल में, जहाँ पर वो साथ वाले सारे पेड़ों के साथ गोल दायरे में लिपटने के बाद वापस से 77 के हाथ में आ जाता है। तो जब वो वापस 77 के हाथ में आ जाता है, तुम्हारा सोमा से कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर माफी मांगने वाले हो या नहीं, पर लगता नहीं है कि तुम माफी मांगोगे। कि 77 पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुमसे माफी तो बिल्कुल भी नहीं मांग सकता, लेकिन इसलिए जरूर माफी मांगूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, कि जो भी मुझे देख लेता है उसको मरना पड़ता है। तो वो अपने मार्बल्स के साथ उस धागे को खींचने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसे लगता है कि काम पूरा हो गया, क्योंकि उसके आसपास गोल दायरे में जितने भी पेड़ होते हैं जिनके साथ वो धागा लिपटा होता है वो सारे के सारे पेड़ ही कट जाते हैं। वहां पर सभी पेड़ के कटने के बाद 77 कहता है ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये एक अनजान लड़का था, लेकिन अफसोस कि इसने यहाँ पर मेरा चेहरा देख लिया और इस बेचारे को यहाँ पर मरना पड़ा। और साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है। हमारा सोमा कहता है कि ये क्या बकवास है, ये किस किस्म का धागा है, ये तो बहुत ज्यादा पतला है लेकिन इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा मजबूत भी है। वो उस धागे को अपने मुंह में लेकर बैठा होता है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था और कहता है ये धागा जो है काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। 77 कहता है कि ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर इस लड़के को कमजोर समझकर यहाँ पर अपने ड्रैगन सेल के अंदर ज्यादा पावर इम्ब्यूट नहीं की, अगर मैं इसके अंदर ज्यादा की पावर को इम्ब्यूट करता तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाता। साथ ही वो हमारे सोमा से पूछता है बताओ तुम कौन हो। तो जब वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, इसी के साथ ही बैकचुआ वहाँ पर पहुंच जाती है। बैकचुआ कहती है कि ये हाक गुल का एक एरंड बॉय है। साथ ही वो चलाकर सोमा से कहती है बेवकूफ कहीं कि मैंने जब तुमसे कहा था कि हमें भागकर जाना है, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा तेज भागकर जाना है, और तुम्हारी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा तेज है और तुम यहाँ पर मुझसे पहले पहुंच जाओ, देखो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया है। बैकचुआ आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम 77 है, तुम एक बाउंटी हंटर हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तो वो कहता है तो और क्या, तुम यहाँ पर मुझसे किस लिए बात कर रही हो। इसी के साथ ही वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक घर होता है और वो लोग उस घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो 77 उसे कहता है कि तुम लोग वाकई में पागल हो क्या, तुम लोग वाकई में सोचते हो कि तुम लोग जाकर मारियन फोर्ट्रेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो और उनके मास्टर्स को हरा सकते हो, तुम सिर्फ 5 लोग वहाँ पर जाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो बैकचुआ वहाँ पर सोच रही होती है कि ये इतना सारा पैसा कमाता है लेकिन इसका घर तो देखो ये कितना ज्यादा छोटा है। तो बैकचुआ पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है कि 77 मुझे लगता है कि हमारे इस मिशन में दम है, ये मिशन जो है ये कामयाब हो सकता है। 77 उसे कहता है कि बताओ मुझे बदले में मुझे क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे 1000 गोल्ड कॉइन दूंगी जो कि मोरियम यूनियन की तरफ से तुम्हें मिलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसके लिए 1000 गोल्ड कॉइन जो है वो ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन हमारा सोमा वहाँ पर लाट टपकाना शुरू कर देता है। वो कहता है क्या तुमने यहाँ पर 1000 गोल्ड कॉइन कहे, और इसी के साथ ही वहाँ पर सोच रहा होता है कि 1000 गोल्ड कॉइन तो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है बैकचुआ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं यहाँ पर अकेले ही कर सकता हूँ, मैं अकेले सारा काम कर लूंगा, मुझे बस 1000 गोल्ड कॉइन दे दो। 77 उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे जो पैसे दे रही हो ये ज्यादा है, 1000 गोल्ड कॉइन है ये बहुत ज्यादा कम है क्योंकि मार्गन फोर्ट्रेस के मास्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। बैकचुआ उसे कहती है कि मैंने सुना है कि मार्गन फोर्ट्रेस के इल्यूजनिस्ट डीमन के खिलाफ तुम्हारा ग्रज है और तुम उससे बदला लेना चाहते हो, तो मुझे तो लगा था कि तुम फ्री में ये काम करोगे। जबकि हमारा सोमा अभी भी उसे कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुन लो, 1000 गोल्ड कॉइन देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिल्वर कॉइन्स भी दे सकती हो, तुम मुझे 1000 सिल्वर कॉइन्स दे सकते हो, मैं यहाँ पर 1000 सिल्वर कॉइन में सभी के सभी को मार डालूंगा। तो 77 और बैकचुआ यहाँ पर अभी अपनी सीरियस बात कर रहे होते हैं जबकि हमारा सोमा यहाँ पर अनसीरियस अपनी बात की जा रहा होता है। तो 77 कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ह्यूमन डीमन को मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग एक बड़े से पत्थर को एक छोटे से अंडे के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो बैकचुआ उसे कहती है कि ये तो तुम्हारे दोनों के आमने सामने होने के बाद ही पता चलेगा कि तुम में से अंडा कौन है और बड़ा पत्थर कौन सा है। हो सकता है कि हम लोग इसमें कामयाब ना हो लेकिन हम लोग जंग को छिड़ने से रोक सकते हैं। हमारा सोमा अभी भी उसे यही कह रहा होता है। सोमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंस्टॉलमेंट भी कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम 5 महीने में थोड़े थोड़े करके मुझे पैसे दे सकती हो, मैं फुल टाइम पेमेंट नहीं लूंगा, यानी कि तुमसे हाफ पेमेंट पहले लूंगा और उसके बाद सारा काम जो है वो करने के बाद तुमसे पैसे लूंगा। बैकचुआ वहां से वापस की तरफ मुड़ जाती है और 77 से कहती है अगर तुम वाकई में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो 2 दिन के बाद गोस्ट वैली के बाहर आकर हमें मिलना होगा, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। तो सोमा भागता हुआ उसके पीछे जाता है और कहता है कि बैकचुआ मेरी बात तो सुनो, बैकचुआ मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बाहर आने के बाद उसे कहता है कि बैकचुआ
अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम सिर्फ और सिर्फ 500 यांग भी दे सकती हो। 500 सिल्वर कॉइन्स के बदले में मैं तुम्हें यह सारा काम करके दे दूंगा, मेरे लिए 500 भी बहुत ज्यादा है। तो बैकचुआ पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर तुमने हिमनली डीमन को मार दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगी। सोमा इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या पूरे 1000 गोल्ड कॉइन्स, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला हूँ। तो सोमा बहुत ज्यादा खुश होता है, साथ ही बहुत ज्यादा हैरान भी होता है कि उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर 77 को रिक्रूट करने का मिशन इन लोगों ने पूरा कर लिया और उसके बाद इनके पास दूसरा मिशन जो होता है वो इमोर्टल फिनिक्स के फ्रूट को लाने वाला होता है। तो ये लोग वहां से सीधा एहवा पैलेस के रूइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोनों वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा सोमा उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो इमोर्टल फिनिक्स का फ्रूट हमें यहाँ पर मिलने वाला है? तो वो उसे कहता है कि वो हमें यहीं पर मिलेगा, क्योंकि इस जगह के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। ये एहवा पैलेस है जहाँ पर मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर मैं बड़ी हुई थी। सोमा उसे कहता है कि ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। तो वो उसे कहती है कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल पहले यहाँ पर बर्बादी मची थी, 10 साल पहले सभी लोग यहाँ पर मारे गए थे और उसी वक्त ये पूरे का पूरा फोर्ट्रेस गिर गया था। तो सोमा उसे कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर उस फ्रूट को कहाँ पर ढूंढेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि 10 साल में यहाँ पर कोई आकर उस फ्रूट को ले नहीं गया होगा? तो वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम के अंदर रखा गया है जिसे सेरिब्रल वोल्ट कहते हैं और उसकी पैसेज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और 10 साल गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वहां तक गया होगा, किसी को पता ही नहीं है कि उसकी एंट्रेंस कहाँ पर है, तो कोई वहां पर जा नहीं सकता। अगर वहां चला भी जाए तो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर वो गैसीबू दिखाई दे रहा है, उसी गैसीबू के अंदर इसकी एंट्रेंस है। तो वो दोनों जल्दी से जंप करते वहां पर पहुंचते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एंट्रेंस का रास्ता खुला होता है। तो वो कहती है ये क्या, यहाँ पर लगता है कोई पहले से है, कोई पहले यहाँ पर आ चुका है, कोई अंदर है। सोमा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो बंदा अभी भी अंदर ही होगा? तो वो उसे कहती है हाँ मुझे लगता है कि वो बंदा अंदर ही है, क्योंकि अगर कोई अंदर गया है तो वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि अंदर जाने के बाद मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिनको सीक्रेट के बारे में पता है वही बाहर निकल सकते हैं। यहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं कि अंदर एक बुढ़ा मास्टर और साथ में एक मोटा सा मास्टर, वो दोनों बैठे होते हैं। वो दोनों पिछले कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये दोनों जो है ये दोनों चोर है, ये मैंग माउंटेन के मास्टर्स हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में उस बुढ़े मास्टर की कहानी सुनाई जाने वाली है। ये बुढ़ा मास्टर जो कि एक चोर है, उसके बारे में बताया जाता है कि जब वो जवान था तब उसके पास सीखने का मौका था। उस वक्त उसने इंजीनियरिंग और मैकेनिज्म के बारे में सीखा। उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जिसके अंदर इंजीनियरिंग के बारे में लिखा हुआ था और उसके बाद वो एक टेंपल में गया जहां पर उसने डिवाइन लाइट टेक्निक को सीखा। फिर साथ उसने वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसको अपनी पाँव की मदद से वो वेयरवुल्फ क्रिएट कर सकता था, अपने पाँव को टोर्नेडो की तरह घुमा सकता था। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक थी, लेकिन उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। जब उसने उस टेंपल में उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, उसने उस टेंपल को छोड़ दिया। टेंपल को छोड़कर वो वहां से भाग गया। वहां से जाने के बाद क्योंकि वो अपनी कला में काफी ज्यादा माहिर हो चुका था, इसके अलावा उसे इंजीनियरिंग के बारे में काफी कुछ पता था, तो उसको एक बहुत ही बुरी आदत लग गई, एक बुरी आदत जो कि चोरी करने की थी। उसने रेयर आइटम्स को चोरी करना शुरू कर दिया। जहां पर भी उसे पता चलता है कि किसी ने एक वॉल्ट के अंदर स्पेशल चीज को रखा हुआ है, वहां पर पहुंच जाता और जाकर उस स्पेशल चीज को चोरी कर लेता। कोई भी कभी उसे पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि गार्ड्स अगर उसको पकड़ भी लेते थे तो उसके पास जो स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी, उसकी वेयरवुल्फ टेक्निक जो थी, उस टेक्निक की मदद से वो गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा देता था। उनको चकमा देकर वो वहां से निकल जाता था। टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी उम्र अब 40 साल हो चुकी थी। 40 साल उम्र होने के साथ साथ वो यहाँ पर सेटल हो चुका है मैंगसन माउंटेन के ऊपर। उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हैं। अब सेटल होने के बाद जब भी उसे कभी यहाँ पर टाइम मिलता है, अपने काम करने के बाद से जब टाइम मिलता है, फ्री टाइम, तो वो माउंटेन्स के दरमियान में आता है, यानी दूसरे गांव में आता है। वहां पर आकर दोबारा से चोरियां करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए एक हैबिट की तरह है। यहाँ पर एक दिन चोरी करने के दौरान उसे एक हिमली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिलती है जो कि उसकी वेयरवुल्फ टेक्निक के साथ कंपैटिबल थी, लेकिन उसको सीखने के चक्कर में उसने अपनी टांगे गवा दी, क्योंकि वो इतनी पावरफुल टेक्निक थी। उसको परफॉर्म करने के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान ही उसकी दोनों की दोनों टांगे बेकार हो गई और इसी के साथ उस बेचारे के सर से उसके बाल भी उड़ गए। उसके बाद से उसने अपने पास एक स्टूडेंट रखा और उसी के साथ मिलकर वो चोरियां करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची, उसकी टांगे तो पहले से बेकार हो चुकी हैं। ये दोनों मास्टर और स्टूडेंट इस वक्त उस कमरे के अंदर बंद होते हैं, जहां पर सामने एक बॉक्स पड़ा होता है जो कि रस्सियों में लिपटा होता है और उस बॉक्स के अंदर वो स्पेशल फिनिक्स का फ्रूट पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग आगे बढ़कर उसको ले नहीं सकते और ना ही यहाँ से इस कमरे के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। हमारा सोमा और बैकचुआ यहाँ पर आने के बाद इन दोनों के साथ क्या करेगी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।